स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ साइंस की दुनिया में। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं चैप्टर नंबर 14। तो चैप्टर नंबर 14 में बच्चों क्या है? वाटर। तो वाटर से जुड़ी जितनी भी जानकारी है इस चैप्टर में आप आज पढ़ने वाले हो। सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे? वाटर का सोर्स क्या है, वाटर कहां कहां से हमको मिलता है। दूसरी चीज आप जानकारी इसमें पढ़ोगे कि वाटर जो रिसोर्स है वो कहां कहां से हमको प्राप्त होता है, प्लस वाटर साइकिल क्या है, वाटर को एक साइकिल कैसे होता है, पानी जैसे रेनिंग होता है फिर रेनिंग के बाद ऊपर कैसे जाता है, ये सब पढ़ोगे। फिर आप पढ़ने वाले हो कि जो वाटर को मतलब प्लांट के थ्रू कैसे ऑब्जॉर्ब होता है, प्लस क्लाउड में कैसे जाता है वाटर, प्लस दूसरी बात आप पढ़ने वाले हैं कि वाटर पोल्यूशन कैसे होता है और इसको कैसे कंट्रोल करें। और हमारे जो अर्थ में जो वाटर है वो पीने योग्य कितना है। पानी तो बहुत है, आप जैसा जानते हो 71% अर्थ में वाटर है, लेकिन उनमें से पानी पीने वाला पानी कितना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और लाइन बाय लाइन बिल्कुल मैं आपको कंसेप्ट के साथ समझाता हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप अगर देखते हैं तो हमारे फैमिली में पानी कितना यूज होता है। बिल्कुल कंसेप्ट समझना बच्चों, अगर कंसेप्ट समझना पूरे इस टॉपिक को तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज फॉर some reason your family get only one bucket of water in the every day for a week। अगर बात करते हैं कि एक बाल्टी अगर आपके फैमिली में कोई पानी एक सप्ताह में यूज करता है, इमेजिन व्हाट वुड बी हैपन, क्या होगा। ठीक है, वुड यू बी एबल टू कुक, खाना बनाने के लिए, क्लीन यूटेंसिल, वॉश क्लॉथ एंड बाथ। मतलब किसके लिए पानी यूज किया जाता है? खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए और बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, इन सब चीज के लिए पानी यूज किया जाता है। व्हाट आर दी अदर एक्टिविटी वुड बी नॉट बी एबल टू डू, व्हाट वुड हैपन इफ वी डू नॉट हैव इजी एक्सेस टू वाटर फॉर इन द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस तरह से हम क्या करते हैं, एक बाल्टी पानी में अगर हम लेते हैं एक बकेट पानी वाटर, तो उतने में बहुत सारा यूजेस हम करते हैं, लेकिन क्या सफिशिएंट हो पाता है? नहीं हो पाता। अपार्ट फ्रॉम इन द ड्रिंकिंग वाटर देयर आर सो मेनी एक्टिविटी फॉर विच वी यूज वाटर। जैसा कि आप देख सकते हो किस किस काम के लिए वाटर को यूज किया जा सकता है। यहाँ पे एक बेल है, बेल से पानी एक लेडीज निकालती हुई दिख रही है आपको मोमेंट। और यहाँ पे देखो ये वॉशिंग के काम में आता है, यहाँ पे कपड़े वॉशिंग करने के काम में आता है, और भी ये जो यहाँ पे लेडी मतलब गर्ल्स है ये पीने के लिए पानी का यूज कर रही है। आई होप आप इतना समझ में आ रहा है। तो हाउ मच वाटर डू वी यूज, कितना हम पानी या पानी को हम कैसे यूज करते हैं, कितना पानी यूज करते हैं, ये एक्टिविटी के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। एक्टिविटी है जैसे कि अमाउंट ऑफ वाटर यूज ड्रिंकिंग के लिए। जैसे अगर मान लीजिए कि आपकी फैमिली में 3 पर्सन है, तो एक पर्सन अगर पीने के लिए 3 लीटर यूज करता है तो दिन भर में कितना यूज करेगा? 9 लीटर वाटर पानी की यूज में हो जाएगा। फिर आता है ब्रशिंग, ब्रशिंग में 1 लीटर में सफिशिएंट वाटर होता है, उतने ब्रश कर सकता है। वॉशिंग 1 बकेट। तो ऐसे यहाँ पे वॉशिंग यूटेंसिल मतलब बर्तन को धोने के लिए कितना यूज किया जाता है, और कपड़े धोने के लिए कितना किया जाता है, टॉयलेट में कितना काम आता है, क्लीनिंग फ्लोर या एनी अदर एक्टिविटी टोटल फैमिली में कितना यूज किया जाता है, ये आप खुद एक बना सकते हो। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। तो इस एक्टिविटी से समझ में आया कि रफली आइडिया अगर हम देखते हैं तो कितना यूज कर लेंगे। समथिंग अबाउट अगर मैं बात करता हूं कि एक आदमी को दिन भर में 15 से 20 लीटर वाटर में हो जाता है। सिंगल पर्सन की बात मैं कर रहा हूं। कुछ चीजें तो कॉमन होती हैं, अब जैसे मान लो किसी फैमिली में 3 पर्सन रहते हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि मतलब हर पर्सन अलग अलग उसके मतलब क्लीनिंग फ्लोर के लिए आएगा। अब एक ही मतलब 2 लीटर वाटर में फोर्स क्लीन हो जाता है सफिशिएंट, अगर पोछा लगाया जाए तो। ठीक है, you now have a rough idea as to how much water your family use in day। तो रफली एक यूज मतलब अमाउंट आ जाता है कि हम कितना पानी यूज होता है। समथिंग मतलब अगर देखा जाए 3 लोग के फैमिली में 30 लीटर वाटर या 40 लीटर वाटर में आराम से हो जाता है। ठीक है, कैन यू एस्टिमेटेड इन द अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाय यू फॉर इन द पर्सन क्लीननेस इन अ डे। यूजिंग this information calculate the amount of water needed by the your family in your year। तो
तो इससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि एक दिन में इतना यूज होता है तो 1 मंथ में कितना होगा, और दिस ईयर में मतलब इस एक साल में कितना पानी को यूज किया जा सकता है। तो मतलब समझ में आया बच्चों कि पानी हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी बातें आगे देखेंगे। तो नाउ डिवाइडेड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ योर फैमिली। इसके थ्रू टोटल वाटर की हम एक अमाउंट निकाल लेंगे और इससे हम पता लगा सकते हैं कि एक पर्सन के लिए कितना वाटर का यूजेस होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड 1 मेंबर योर फैमिली इन ईयर, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लाइव इन योर विलेज एंड टाउन। इस तरह से हम विलेज और टाउन में कितने लोग रहते हैं उसके अकॉर्डिंग से हम उसको निकाल सकते हैं। तो एक हमको रफली आइडिया मिल जाता है कि एक अप्रोक्सीमेट इतना पर्सन मतलब एक पर्सन कितना वाटर यूज करता है। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आएगा। चलिए, यू हैव लिस्ट नंबर ऑफ द एक्टिविटी which you use water and do you think our water in the requirement is limited to activity like this? What use wheat, rice, pulse, vegetable, many other food items every day? We know that in the sum of the fibers that we use for making the fabric and come from in the plant. Its water is not needed to grow these. Can you think of some more use of water? The water is used in industrial for in the producing almost all the things that we use. So we need water not only for our daily activity but also for producing many things. इससे क्या समझ में आया कि जो वाटर होता है केवल हमारे एक्टिविटी बेस में यूज नहीं होता है, इंडस्ट्री में भी यूज होता है। लाइक जो प्लांट्स होते हैं जैसे व्हीट वगैरह हो गया प्लांट और पल्स वगैरह हो गया, इनके प्लांट इनको भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आ गया आपको? मतलब कि हमारे एक्टिविटी बेस के लिए पानी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी हमसे जो रिलेटिव्स होते हैं जैसे इंडस्ट्रियल में यूज होता है प्लस प्लांट्स जो होते हैं उनको भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से समझ में आ गया कि वाटर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, और हमको वाटर मिलता कहां से? ये तो हमारे यूजेस हो गए बच्चों, और वाटर हमको मिलता कहां से? तो चलिए ये भी देखते हैं। वेयर डू गेट द वाटर दैट यू यूज, सम ऑफ यू मेनी से, मतलब वाटर जो हमको यूज करते हैं वो कई तरीके हैं यूज करने के। जैसा कि आप देख सकते हो, एक हैंड पंप के थ्रू आता, जैसे आपके अगर सिटी में रहते हैं तो घरों में एक पाइपलाइन लगी हुई है उसका पानी आता है, तो कहीं से पानी सोर्स होगा, या तो बेल से आता होगा या बोरवेल से आता होगा। ठीक है, तो या कहीं मतलब कोई रिवर्स वगैरह से कनेक्ट होगा, वहां से आता होगा। तो समझ में आ गया। तो वाटर फ्रॉम इन द रिवर, स्प्रिंग, पाउंड, वेल या हैंड पंप के थ्रू से आता है। ठीक है, सम अदर माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम इन द टैप के थ्रू आता है। जैसे आप देख सकते हो इस बिल्डिंग में पानी जा रहा है तो ये बोरवेल, यहाँ पे पानी पाउंड है, यहाँ से पानी कहाँ गया ये देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो, ये कहाँ चला गया, ये टंकी में चला गया, ये भी यहाँ पे टंकी में चलेगा और उसके थ्रू यहाँ से आ जाता है। ये जो नल दिख रहा है इसके अंदर घरों के अंदर लगा होता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। तो वाटर इन द टैप कम फ्रॉम इन द रिवर, लेक एंड बोरवेल या बेल्स के थ्रू आता है। पानी का सोर्स ये है हमारा, ठीक है, जो पीने वाला। और एक वाटर का सोर्स और है रेन वाटर। रेन वाटर जब बारिश के समय आता है तो ये जो पाउंड और रिवर होते हैं इनमें जाता है वाटर, उसके बाद हम लोग उनको यूज करते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो ईच ऑफ यू अस मे बी गेटिंग वाटर इनटू आवर होम इन द डिफरेंट वे। अलग अलग तरीके से हमको मिल जाता है सोर्स है वाटर का। ठीक है, तो ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्सेस सच एज पाउंड, लेक, रिवर एंड वेल। ये 3-4 मेन सोर्स है जहां से हमको वाटर मिल जाता है। अब इनमें पानी कैसे जाता होगा, सवाल ये बिल्कुल सही। तो आगे बताऊंगा, बिल्कुल अभी रुकिए, पूरा का पूरा समझ में आपको जाना है। ठीक है, अगर पूरा समझना है तो वीडियो क्लास तक में तो रहना ही पड़ेगा। और चलिए आगे देखते हैं। तो ये सोर्स हो गए हमारे। अब इस सोर्स में आप देख पा रहे हो, जैसे स्क्रीन में देख रहे हो कि जो ओशन होता है वाटर का बहुत ज्यादा होता है। ओशन में वाटर ही वाटर तो होता है, और ये हम कह सकते हैं कि हमारे जो अर्थ में होता है 71% तो वाटर ही होता है। कितना होता है? वाटर। लेकिन इनमें से क्या पीने योग्य कितना होता है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो मैं बताने वाला हूं। पीने योग्य पानी केवल 1% होता है। बिल्कुल जी, आप सोच रहे होंगे कि 1% पीने योग्य होता, बिल्कुल सच है।
एक परसेंटाइल पीने योग्य होता है, बाकी परसेंट जो वाटर होता है वो पीने लायक ही होता ही नहीं है। तो कितने परसेंट ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज होता है? 1%। ठीक है, तो ये वाटर है। चलिए आगे देखते हैं। डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ कवर्ड विद वाटर? समझ में आ गया? 2/3 का मतलब वही होता है 2/3 क्या होता है? वाटर से कवर हमारा अर्थ है। जैसा कि अर्थ में देख रहे हो ये सब वाटर ही तो दिख रहा है, बाकी ये जो पार्ट दिख रहा है ये वाला पार्ट होता है, ये टेरेस्ट्रियल पार्ट होता है। टेरेस्ट्रियल पार्ट में हम लोग भी रहते हैं, फॉरेस्ट भी है, ठीक है, और माउंटेन वगैरह सब कुछ आ जाता है इसमें। समझ में आ गया? तो दिस वाटर इज इन ओशन एंड सी। ओशन एंड सी वाटर रहता है। द वाटर इन दिस ओशन एंड सी हैज इन द मेनी सॉल्टी डिसॉल्व इन इट। वो बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है जो पीने लायक होता ही नहीं है। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। द वाटर इधर सलाइन कैसा होता है? सलाइन होता है, सॉल्ट उसमें मिक्स होते हैं, मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसके अंदर, डेड हो जाते हैं, इसके लिए वो पानी पीने योग्य नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? इट इज नॉट फिट फॉर द ड्रिंकिंग एंड द अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल नीडेड, इसके लिए यूज नहीं होता है। ओके बच्चों, यू माइट हैव हर्ड इन द फेमस लाइन इन द पोएम इन द राइम ऑफ इन द इंसिडेंट मेरिनर, रिटन बाय किसने लिखा था? एस.टी. कोलेरिज। इन द 1798 में उन्होंने लिखा था वाटर वाटर एवरीवेयर। उन्होंने क्या लिखा था? वाटर वाटर एवरीवेयर, मतलब पानी पानी चारों तरफ है, नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। और चारों तरफ वाटर तो है। बड़े मजेदार की कहानी उन्होंने लिखा था, क्या लिखा था कि पानी पानी चारों तरफ, लेकिन पीने योग्य एक बूंद भी नहीं है। मतलब 1 ड्रॉप का मतलब होता है, एनी ड्रॉप का मतलब कोई भी बूंद पीने लायक नहीं है। तो मैंने क्या बताया, जो पीने योग्य पानी है वो 1% है। अब बच्चों सोच रहे हो सर ये 1% कैसे पीने योग्य होता है? तो देखो, जो अर्थ में ये अर्थ सरफेस में वाटर होता है वो नीचे कैप्चर ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है, और ऑब्जॉर्व करने के बाद वो एक फिल्टर हो जाता है जिसको हम बोरवेल बेल के थ्रू पीते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। Here the poet has in the described the flight in the sailor on the ship lost in the ocean। मतलब समझ में आ चुका आपको कि जो पानी तो चारों तरफ था समुद्र में, लेकिन पीने को कितना था? 1% था। मतलब उन्होंने ऐसा लिखा था कि पानी पानी चारों तरफ, लेकिन जो एक बूंद भी यूज लायक नहीं था, पीने लायक नहीं था। You at ocean play the important roles in the supply the water that we use। ओशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि वो उससे वाटर वेपराइज हो जाता है, और वेपराइज होकर कहां चला जाता है? एटमॉस्फेयर में चला जाता है। एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स होते हैं, आगे बताने वाला हूं। ठीक है, यू फाइंड दिस इन द सरप्राइजिंग आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज नॉट इन द सॉल्टी, मतलब नॉट सॉल्टी, मतलब सभी वाटर सॉल्टी नहीं होता, कुछ जो वेपराइज होता है वो सॉल्टी नहीं रहता, क्योंकि सॉल्ट क्या हो जाता है? वेपराइज होने के बाद वेपर पार्टिकल्स चले जाते हैं, सॉल्ट नीचे ही रह जाता है। ठीक है, द many of us live in place far away from the ocean, and does the water supply in those places also depend on the ocean? How does in the ocean water reach in the pond, lake and river? well, यहाँ जाता है which supply us water। ठीक है, how come the water from these source is not saline anywhere। ठीक है, अब दूसरा वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैसे? डिसअपियरिंग इन द ट्रिक द वाटर। तो वाटर कैसे होता है? मेनी टाइम्स हैव यू इन द नोटिस दैट इन द वाटर स्पॉइल्ड ऑन द फ्लोर ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। देखा होगा, स्प्लिटेड है, यहाँ स्प्लिटेड नहीं, वाटर स्प्लिटेड इनटू फ्लोर ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। तो वाटर सीम द डिसअपियर इन द सिमिलरिटी। देखो क्या होता है, जैसे आप कपड़े सुखाते हो तो कपड़े गीले रहते हैं, सूखे कैसे हो जाते हैं? पानी कहाँ गया? तो पानी क्या होता है? हीट के करंट वेपराइज हो जाता है। जैसे आपके फ्लोर है, उसमें अगर आप स्वीपिंग करते हो या पोछा लगाते हो तो क्या हो जाता है? उसके बाद पानी क्या हो जाता है? उड़ जाता है। पानी कहाँ गया? उड़ के वेपराइज हो जाता है। समझ में आ गया? तो क्लॉथ ड्राई अप हो जाते हैं, बेड रोड क्या हो जाती है? सूख जाती है, रूफ टॉप जो होता है ये सब क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे ड्राई हो जाती है। इनका वाटर कहाँ गया? ड्राई। जैसे मान लो बारिश हुई है और बारिश के समय चारों तरफ पानी भर जाता है, उसके बाद पानी धीरे 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 क्या हो जाता है? वेपराइज हो जाता है। कहाँ चला गया? एटमॉस्फेयर में चला गया। अब जब वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, सन की लाइट के कारण यहाँ कपड़े सूख जाते हैं, और इसका जो वाटर ये दिख रहा है आपको,
ये दिख रहा ना, ये क्या हो जाता है, वेपर के फॉर्म में कहां चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप चैप्टर 5 में पढ़ चुके हो, एक्टिविटी कर चुके हो कि कैसे होता है, हीटर जब होता है तो वाटर क्या हो जाता है, हीट के कारण वेपर के फॉर्म में हो जाते हैं, मतलब लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेपराइजेशन के थ्रू कहां चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में क्लाउड होते हैं, क्लाउड में वाटर जो वेपर्स पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे स्टोर होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये इस तरह से कैसे होता है। यहां पे देखो ये वेपर पार्टिकल धीरे धीरे पॉइंट से ऊपर चला जा रहा, इस तरह से यहां से ये कहां चला जा रहा है, एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है। ठीक है, जहां जहां भी पानी थोड़ा सा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं इसको, इवेपोरेशन। मतलब वाटर से वो क्या बन जाएगा, लिक्विड से वेपर पार्टिकल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे होता है। ड्यूरिंग इन द डे टाइम इन द सन लाइट फॉल ऑन इन द वाटर इन द ओशन रिवर लेक एंड पाउंड द फील्ड and other land area also receiving the sunlight. As a result, the water from all these places in the continuously change into vapor. किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, वेपर के फॉर्म में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं। However, this salt dissolved in the water are left behind. मतलब जैसे उसमें सॉल्ट अगर है तो सॉल्ट नीचे आ जाता है, वेपर ऊपर हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और समझनी, एक लर्निंग आप यहाँ से आपको ये मिलती है कि जो सॉल्ट हमको खाने के लिए आता है वो समुद्री वाटर से बनता है। उसको क्या करते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हो कि आपने देखा होगा कई बार कि समुद्र की जो लहरें होती है उनसे वाटर आता है और एक ऐसे खेत टाइप में, फील्ड टाइप में बना लेते हैं, वहां पानी स्टोर हो जाता है। जब सनलाइट आती है तो वेपर उड़ जाता है और नीचे सॉल्ट बच जाता है। उसको रिमूव कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और उसको फिल्टर करके फिर हमको पैकेट में आता है। समझ में आ गया, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये इवेपोरेशन आपको समझ में आ गया। अब दूसरी चीज आगे हम बताते हैं, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट। प्लांट कैसे लॉस करते हैं, तो इसके चैप्टर आप देख सकते हो कि जैसे जो अर्थ होता है, अर्थ में मिट्टी, ठीक है, वहां पे प्लांट होते हैं। जो सॉइल में मॉइस्चर होता है उससे कलेक्ट करते हैं वाटर। समझ में आया कैसे, जो सॉइल में मॉइस्चर होता है उससे जो वाटर की रूट होती है उससे वाटर को कलेक्ट करती है। और जब वो रिएक्शन करती है, समझ में आ गया, रिएक्शन करती हैं तो उस टाइम पे उसका वाटर का यूज करते हैं। और वाटर का यूज करके वो दो फॉर्म बनाती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आप अच्छे से जानते हो, वो फोटोसिंथेसिस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। अब आ जाता है आपका वाटर वेपर एंटर इन द एयर ड्रॉप में हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ द इवेपोरेशन इन द ट्रांसपिरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन एंड ट्रांसमिशन। समझ में आ, वाटर से वाटर वेपर, और वो वाटर वेपर जो होती है क्लाउड में एंटर कर जाती है। ठीक है, तो इट इज द लॉस्ट इन द एवर इन द नो वी गेट इन द बैक अगेन एंड एज वी विल सी। अब क्या आता है, हाउ आर क्लाउड फॉर्म, क्लाउड कैसे बनते हैं। तो देखो वी टेक इन द, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक आइस ले सकते हैं। आइस में यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट, देखो धीरे धीरे यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट आ जाता है। इसी तरह क्या हो जाता है कि जो वाटर की थोड़ी सी बूंदे, मतलब जो ड्रॉप है वो ज्यादा बड़ी हो जाती है। जैसे वाटर वेपर है, छोटी है और धीरे 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 वो कलेक्ट होकर एक बड़ा सा ड्रॉप बन जाती है, बिग ड्रॉप। और जैसे वो बिग ड्रॉप हो जाती है वो नीचे ड्रॉप होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ फ्रॉम वेयर इन द डू वाटर ड्रॉप इन द अपीयर ऑन इन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास। यहाँ पे देख सकते हो जब अगर आइस यहाँ पे डाल देते हो तो इसके बाहर आउटसाइड में कुछ ड्रॉप्स आना दिखने लगती है। तो इससे क्या हो जाता है, ड्रॉप वाटर इन द अपीयर इन द आउटसाइड सरफेस इन द ग्लास कंटिन्यू वाटर विल बी आइस। तो इसी तरह क्या हो जाता है कि जो वाटर वेपर्स होती है वो धीरे धीरे कंडेंस हो जाती है। कंडेंस होने के, कंडेंस का मतलब होता है आपस में जुड़ना। ठीक है, कंडेंस को बोलते हैं संघनन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं द कूल्ड द एयर अराउंड it and the water vapor of the air condense on the surface of glass and we notice this process is the condensation। अगर देखो वाटर जो वेपर है वो धीरे धीरे कंडेंस हो जाती हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन होते हैं। क्योंकि ऊपर जाने पर ऊपर एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा हो जाता है, जिसके कारण वो क्लाउड में धीरे धीरे बड़े से ड्रॉप का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे ही उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, मास बढ़ जाता है, नीचे फिर से वो ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, द प्रोसेस कंडेंसेशन प्ले एनी द इंपॉर्टेंस रोल ऑफ द ब्रिंग वाटर बैक। मतलब फिर से पानी से आने का, सरफेस आने का, एक तरह से फिर से क्या हो जाता है, आने लगता है सरफेस इन द अर्थ। हाउ डज इट इन द हैपन,
as we go higher from the surface on the earth they get in the cooler, जैसे वहां से आती है धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, कूल हो जाती है, ठीक है। when the air move, क्योंकि वहां से जब देखो हवा चलती है, हवा के कारण जो हॉट एयर रहती है धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, कोल्ड एयर में कन्वर्ट हो जाती है, दे गेट कूलर एंड द कूलर, ठीक है। एंड द सफिशिएंट इन द हाइट द एयर इन द बिकम सो कूल दैट इन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द it condenses to form teeny drops of water collect in the droplet, teeny जो drops रहती है वो droplet में convert हो जाती हैं। it these teeny drops that in the remain floating in air and appear to us in the cloud, और उस तरह से वो क्या किस में दिखने लगती हैं आपको, cloud के फॉर्म में दिखने लगती हैं। it so happen that many droplets of water come टुगेदर टू फॉर्म इन द लार्जर साइज, धीरे धीरे ये जो ड्रॉप्स होती हैं वो बड़ी साइज में कन्वर्ट हो जाती हैं और आपको बड़ी साइज दिखती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये छोटी छोटी यहाँ पे ड्रॉप्स होती हैं, ये जाके यहाँ पे कलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, और क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अगर कोई पूछता है आपसे क्लाउड का फॉर्मेशन कौन करते हैं, तो ये जो वेपर्स पार्टिकल्स होते हैं वही जाके जब ये यहाँ से एटमॉस्फेयर में जाते हैं धीरे धीरे एयर के कारण ये कोल्ड हो जाते हैं और कंडेंस होकर जो ड्रॉप थी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती है और इस तरह से हमको क्लाउड दिखता है, ठीक है बच्चों। तो कैसा लग रहा, समझ में आ रहा? अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को एक लाइक जरूर बनता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड्स की मीनिंग प्लस एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो भी मिले तो सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको बेल नोटिफिकेशन की बटन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी 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 तो चलेगा। अभी आपको क्या पढ़ना है, इसके कैसे स्टोर करें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ड्रॉप ऑफ वाटर इन द सम ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम सो हैवी दैट दे बिगन्स टू फॉल, जैसे जैसे ये वाटर हैवी हो जाते हैं, ड्रॉप में कलेक्ट हो गए क्लाउड के फॉर्म में, क्लाउड में, तो वो क्या हैवी होने के कारण ड्रॉप हो जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं रेनफॉल। क्या बोलते हैं? रेनफॉल। These falling water drop are what we call rain, क्या कहते हैं इसको? रेन कहते हैं। In special condition it may also fall as in the hail and snow। अब देखो कभी कभी क्या हो जाता है, हेल और स्नो की भी कंडीशन वो स्पेशल कंडीशन में उस तरह से होता है। जब बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है तो वेपर पार्टिकल अब तक जा ही नहीं पाते और कुछ टाइम मतलब जल्दी से चारों तरफ जिसको आप कोहरा बोलते हो, ठंडी के समय पे ये ज्यादा चीजें आपको देखने को मिलती हैं। Thus water in the form of vapor goes into the air by the evaporation, मतलब वाटर देखो अब समझना, वाटर यहां से अगर अर्थ से ऊपर जा रहा है तो उसको इवेपोरेशन, और ऊपर जाने के बाद क्लाउड में कंडेंस होगा फिर नीचे ड्रॉप होगा तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन फ्रॉम इन द क्लाउड, अच्छा क्या करती है इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन के से क्या बनता है, फॉर्म क्लाउड का फॉर्मेशन करती है। एंड देन कम बैक टू ग्राउंड एज ए रेन, अगर वो कम बैक आ रही है क्लाउड से तो फिर उसको क्या बोलोगे आप? रेन बोलोगे, समझ में आ गया। हेल बोलोगे एंड स्नो बोलोगे, समझ में आ गया। बैक टू दी ओशन, ओशन में फिर कैसे जाता? जब रेनिंग होता है तो छोटी छोटी नदियों के थ्रू कहां चला जाता है? ओशन में चला जाता है। जैसे अगर अब मान लीजिए कि आपकी कॉलोनी में का पानी जो है वो कहां जाएगा? एक छोटे से किसमें चले जाएगा? नाले में। नाले के थ्रू कहां चला जाएगा? वो पाउंड में। पाउंड के थ्रू कहां चला जाएगा? रिवर में। और रिवर के जितनी भी छोटी छोटी रिवर्स होती हैं वो जाके किस में कलेक्ट होती है? ओशन में कलेक्ट होती है और पानी फिर से ओशन में चला गया। अब देखो ओशन एक बहुत बड़ा सरफेस होता है बच्चों, और उसी से तो वेपराइज हुआ और पूरा पानी कलेक्ट होके फिर वहां पे चला जाता। ये प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। अब आपका सवाल होगा सर बच्चों कि ये अर्थ वाला जो पानी कैसे आता है? तो बच्चों जो हमारा अर्थ होता है वो भी कुछ ऑब्जॉर्व कर लेता है, चलिए उसको भी बताऊंगा, आगे वेट करना। तो व्हाट हैपन द वाटर दैट इन द रेन एंड द स्नो ब्रिंग इन द डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ, अलग अलग रीजन में ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। द ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशन, मोस्ट ऑफ द वाटर, मतलब ओशन से क्या होता है? ओशन थोड़ा लेवल उसका कम, लेवल का मतलब ऊंचे में, जिससे मतलब कुछ ऊंचे में बने हुए हैं जो टेरेस्ट्रियल ऊंचे में, तो वहां से पानी क्या हो जाता है? ऐसे एक एक लाइन बन जाता है और नीचे की तरफ समुद्र में आ जाता है, मतलब ओशन में आ जाता है, ठीक है। तो ये रहा इस तरह से आपका वाटर। अब देख सकते हो जैसे ये यहाँ पे अब बारिश हो रही है तो पानी कहाँ जाएगा?
नीचे आ गया। अब ये वाटर जो होता है, ये वाटर रेन में रिवर में होगा और रिवर से चला जाएगा कहाँ पे, ओशन में चला जाएगा। द रेन वाटर आल्सो फिल अप इन द लेक, पाउंड में भी फिल होता है। समझ रहे हो बात को। द पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट इन द ऑब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड, कुछ ग्राउंड में ऑब्जॉर्ब हो जाता है एंड सीम टू बी इन द डिसअपियर इन दिस सॉइल, और सॉइल के थ्रू क्या हो जाएगा, वो ऑब्जॉर्बिंग करता है। सम ऑफ दिस वाटर इन द ब्रॉड बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, कुछ वाटर तो एयर के थ्रू इवेपोरेट हो जाता है जब हीट अप पड़ता है, और ट्रांसपिरेशन एंड द रेस्ट सीप इनटू इन द ग्राउंड में चला जाता है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम इन द अवेलेबल टू अस ग्राउंड वाटर के थ्रू मिलता है। ओपन जो बेल होती हैं आर इन द फेड बाय द ग्राउंड वाटर is the source of the many lake as well. It is also this groundwater which is drawn by the hand pump and ट्यूबवेल के थ्रू हम निकाल पानी को यूज करते हैं। देखो कुछ बहुत सारा जो बारिश का पानी होता है, रेन वाटर होता है, वो तो अर्थ में नीचे सरफेस में चला जाता है। कुछ पानी जो वाटर होता है, कुछ वाटर इवेपोरेट हो जाता है। वही वाटर जो अब्सॉर्ब हुआ था वो उसको हम हैंड पंप के थ्रू या बेल के थ्रू या बोरवेल के थ्रू फिर से पीने के लिए यूज कर लेते हैं। समझ में आया बच्चों। ट्यूबवेल के से भी हम उसका यूज कर लेते हैं। यूज्ड इन एन एरिया डीपर वी नीड इन द डिक, या हम उसको गड्ढा करके या बोरिंग करके उसको पानी को निकाल लेते हैं। दी लॉसेस इन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर, जिसके कारण पानी का लेवल कम होता जा रहा है, क्योंकि ऑब्जॉर्बिंग कम हो पा रही। क्यों ऑब्जॉर्बिंग कम हो पा रही? सिटी में देखना पानी ऑब्जॉर्ब कहाँ हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। नालियों के थ्रू पानी पूरा कहाँ चला जाता है, रिवर में चला जाता है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि पानी की ऑब्जॉर्बिंग कम है, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। जैसे मान लो अगर यहाँ पे आपके घर के सामने बारिश हो रही, ऊपर हो रही, सामने नहीं होती, ऊपर हो रही, अब उसका पानी कहाँ चला जाता, पूरा नीचे की अर्थ में तो ऑब्जॉर्ब हुआ नहीं। और जब आप बोरिंग करते हो, बोरवेल करवाते हो, तो वहां पे पानी जो वाटर लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे एरिया का पानी है वो हमारे अर्थ के नीचे ही जाना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो इससे क्या होगा कि आपके जो वाटर लेवल होगा वो अच्छा रहेगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमको एक वाटर हार्वेस्टिंग का यूज करना चाहिए। देखो अब जो होता है, वी नो दैट इन द वाटर back the surface in the earth by the rain, that snow go back in the ocean, and thus water from the ocean surface on the earth go into air in the vapor के फॉर्म में चला जाता है, रिटर्न वो रेन के फॉर्म में हमारे पास आता है। and the snow hail और snow and the finally going back to ocean, और कुछ पानी हमारे कहाँ चला जाता है, गो बैक ओशन में चला जाता है। दी सर्कुलेशन ऑफ द वाटर, दिस मैनर इज नोन एज द वाटर साइकिल। इस तरह के मैनर को जो सर्कुलेट होता है इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन बिटवीन द ओशन एंड लैंड के बीच में कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है। दिस मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर एंड ऑन द लैंड। द व्हाट इफ इट रेन हैवी, रेन हैवी कैसे होता है, क्या रीजन रहता है कि रेन हैवी होता है, तो कैसे होता है, द टाइम द ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरी फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। अलग अलग स्थान में अलग अलग तरह से बारिश होती है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। इन दी सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट इज द रेन इन द थ्रू आउट इन द ईयर, कुछ कहीं कहीं तो ऐसा होता है पूरे साल बारिश होती रहती है, एंड कुछ जगह तो ऐसी होती है कि बारिश बहुत कम होती है, तो वहां पे क्या हो जाता है, ड्रॉट हो जाता है। देखो यहाँ पे देख सकते हो कि बारिश वाटर साइकिल कैसे होती है। यहाँ से क्लाउड के थ्रू वाटर आता है, यहाँ पे गया, यहाँ पर ये लेक है, यहाँ से फिर से वाटर वेपराइजेशन हो जाता है, कुछ पानी यहाँ पे चला गया ओशन में, कुछ यहाँ से वाटर जाता है, ऐसे ये वाटर इवेपोरेट हो रहा, और यहाँ पे फिर से वाटर क्या हो रहा है, रेन के थ्रू कम बैक आ रहा। समझ पा रहे। और ये देखो सीन आफ्टर हैवी वाटर इन अवर कंट्री द मोस्ट ऑफ इन द रेनफॉल ऑकर ड्यूरिंग इन द मानसून सीजन में ज्यादा होती है। रेन बीइंग इन द रिलीफ इन द एफिशिएंटली आफ्टर इन द हॉट समर डेज, हॉट समर डे में बारिश थोड़ा कम रहती है। दिस शोइंग इन द मेनी क्रॉप, कुछ समय के क्रॉपिंग बहुत ज्यादा होती है। डिपेंड ऑन द अराइवल, मानसून का ही इंतजार करते हैं। ठीक है, ये जून जुलाई की समय पे होता है। एक्सेस रेन फॉल में इधर लीड टू मेनी प्रॉब्लम, अगर ज्यादा बारिश हो जाती है तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम भी आ जाता है। क्या हो जाता है, सीन फ्लोडेड एरिया, फ्लोडेड मतलब बाढ़, क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जान माल की दोनों की हानि होती है। मतलब जो भी एनिमल्स होते हैं या ह्यूमंस होते हैं उनको भी नुकसान होती है, प्लस हमारे जो इकोनॉमिक है उस पर भी इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। दर हैवी रेनफॉल से देख पा रहे हो, ये कुछ लोग बाग यहाँ पे पानी के कारण घरों से बह जा रहे हैं, ये देखो। तो इस तरह से बहुत ज्यादा बारिश होने से ये भी प्रॉब्लम होती है। द रेन
may lead to in the rise the level of water in the river, in the lake, pond and the water in the many in the spread over in the large area casing in the flood। बहुत सारे एरिया में फैल जाता है जिसके कारण से क्या हो जाता है, फ्लोड हो जाता है, मतलब बाढ़ आ जाती है। और जो भी वहां पे फॉरेस्ट होता है, क्रॉप होता है, वो भी नुकसान हो जाता है। सिटी में समर्ज्ड हो जाती हैं by the water in the our country flood occurs in the incentive in the damage to crop in the domestic animal property human life में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। during flood the animals living in water also getting the carried away with the water that they often get in the trapped on land area in the die and why the flood water in the receded the rain also affected in the animal living इन सॉइल, मतलब एनिमल लिविंग में भी इफेक्ट डालता है, ज्यादा बारिश हो जाए और सॉइल पे ही डालता है। व्हाट हैपन इफ इट डज नॉट रेन फॉर इन द लॉन्ग पीरियड, अगर बहुत समय तक अगर पानी की बरसात या पानी वर्षा नहीं होती या रेनिंग नहीं होता तो क्या हो जाता है। तो जैसे राजस्थान में देखते हैं आप, तो वहां पे बहुत ज्यादा ड्रॉट रहता है क्योंकि बारिश वहां पे कम होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं चेन्नई साइड, तमिलनाडु साइड में, इधर क्या होता है, बारिश अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये अगर बारिश नहीं होती तो इसके कारण क्या होता है, कैन यू इमेजिन दैट वुड हैपन इफ इन द डज नॉट रेन इन द रीजन फॉर इन द ईयर एंड मोर। एक कभी कभी तो सालों साल तक बारिश नहीं होती तो वहां पे क्या हो जाएगा, ड्रॉट हो जाता है, मतलब सूखा पड़ जाता है। जैसे देख पा रहे हो, ये देखो पानी के लिए लोग बाग इधर उधर घूमते रहते हैं ऐसे। ये क्या होगा, क्यों फॉर इन द कलेक्टिंग वाटर, मतलब एक लाइन लगी हुई पानी को कलेक्ट करने के लिए, ये प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब जो वाटर लेवल होता है बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। समझ पा रहे हैं, कैन नॉट बी यूज इन द डायरेक्टली, उसको हम यूज नहीं कर पाते, पानी तो बहुत है लेकिन उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि जब बारिश बहुत कम हो जाती है तो डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन दिस एरिया, तो इस एरिया में जहां पे बारिश कम होती है वहां पे लोगों का जीवन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे वाटर लेवल भी बहुत कम हो जाता है, वहां पे क्रॉप भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्रॉप अच्छे से नहीं उग पाता। ठीक है, तो अब आता है बात ये कि जो देखते हो आप कि हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, वाटर को हम कैसे कंजर्व करें। पानी तो बहुत है लेकिन क्या पीने योग्य है, नहीं है, सॉल्टी वाटर है, तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है और उस वाटर को हम यूज भी ज्यादा नहीं कर पाते। द नंबर ऑफ पीपल इन द यूजिंग वाटर इंक्रीजिंग विद द राइजिंग पॉपुलेशन, द in many cities the long queue for collection of the water are common in the site। आपने बहुत जगह देखा होगा कि पानी के लिए लोगों को लाइन भी लगानी पड़ती है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वाटर लेवल कम हो रहा, पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जा रही है। इसके कारण गर्मियों में शायद आपने सिटियों में जरूर देखा होगा पानी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे देखो, अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं ये मैं बता दूं। जैसे मान लो एक बारिश हो रही है और इसके रूप में वाटर कलेक्शन हो गया, पाइप के थ्रू आप यहाँ पे लाइए, यहाँ पे क्या करवा दीजिए ऐसे, मतलब जो अपने घरों के सामने जो भी होता है उसके सामने अच्छे से डिगिंग करवा के, गड्ढा खनवा के पानी को नीचे कर देंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो वाटर लेवल होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये पानी कहाँ नहीं जा पा रहा, सी में नहीं जा पा रहा, ओशन में नहीं जा पा, ओशन में चला जाएगा तो ये पानी क्या हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा, जो कि पीने योग्य नहीं रहेगा। और मान लो अगर यहाँ पे बोरवेल है तो ये पानी यहाँ से ऑब्जॉर्व करके कहाँ आ जाएगा, हमारे घरों में भी यूज हो जाएगा। तो वाटर हार्वेस्टिंग तो आपको समझ में आ गया कि जो रेन सीजन जब होता है तो हमारे जो आसपास का वाटर है वो हमारे ही आसपास के ग्राउंड में नीचे ऑब्जॉर्व होना चाहिए। समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। जो नाले के थ्रू रिवर पाउंड में और पाउंड के थ्रू ओशन में चला जाता, वो वाटर हमारे अर्थ सरफेस में हमारे पास ही, मतलब हमारे आसपास ही पानी नीचे होना चाहिए। जब अगर हम बोरवेल या ट्यूबवेल के थ्रू पानी को निकालते हैं तो बढ़िया से वाटर लेवल हमको मिल जाता है। आई होप्स आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी बच्चों। तो समझ में आ गया, कलेक्टिंग द रेन वाटर, दिस इन द रेन हार्वेस्टिंग, इन द बेसिक आइडिया बिहाइंड द रेन वाटर इन द हार्वेस्टिंग, कैच द वाटर वेयर इट फॉल। जब वो बारिश का पानी आता है तो उसको कलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, नीचे की अपने ग्राउंड में ही पानी को मतलब ऑब्जॉर्व करवा सकते हैं। तो या इसके तरीके अलग अलग है। जैसे गड्ढा खन दिया आपने, उसमें बड़े बड़े से पत्थर डाल दिया और थोड़ा सा उनमें पत्थर डालने से क्या होता है, उनमें पोरस आ जाता है, ऊपर से उसको एक मतलब हल्का सा पत्थर कर दिया और लेवलिंग कर दिया। जब बारिश का पानी आता है उसमें पाइप भी डाल दिया, तो जो आपके रूफ का वाटर है उसके पाइप
गड्ढा के अंदर कर दिया तो पानी पूरा का पूरा छत का पानी क्या होगा आपके उसी के नीचे, आपके आसपास के ग्राउंड में ही पानी नीचे को जो वाटर का लेवल होगा उसी को क्या करेगा, वो बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, जिससे पानी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप्स बच्चों आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो आपके कीवर्ड्स के आंसर क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, कीवर्ड के जो आंसर क्वेश्चन है इसको बहुत जल्द मैं बताने वाला हूं और अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो अगर आप चाहते हो कि अगला वीडियो बहुत जल्द बने तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को प्रेस करना मत भूलिए, नीचे दिया गया है, नीचे आप देखेंगे सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन की नोटिफिकेशन की बटन है, उसको प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए बच्चों मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में, बहुत जल्द इसका सेकंड पार्ट में बनाने वाला हूं। तब तक के लिए आपकी अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।